आज हम लोग सीखने जा रहे हैं हीट ट्रांसफर। एक छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 2 या 2.5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। हीट ट्रांसफर। अब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो हीट ट्रांसफर होता है बेसिकली 3 मेथड से होता है। फर्स्ट कन्वेक्शन, दूसरा हीट ट्रांसफर का जो मेथड है कंडक्शन, एंड थर्ड है रेडिएशन। रेडिएशन। अब बात करें कन्वेक्शन में, तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं। तो इसमें लिखेंगे इन कन्वेक्शन मेथड, इन कन्वेक्शन मेथड in convection method particle carry heat from one place to other place, particle carry heat from one place to other place. For example, boiling of waters and vapor carry heat from one place to other place. Boiling of water in which लिखना, boiling of water in which vapor carry heat from one place to other place. जैसे हम पानी गर्म करते हैं और उसके सरफेस से जो पार्टिकल्स वेपर निकलते हैं वो हीट लेकर ऊपर की ओर जाते हैं, तो कन्वेक्शन है। इस प्रोसेस में ना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर सबसे ज्यादा होता है। लिखना इन दिस प्रोसेस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज मैक्सिमम, इन दिस प्रोसेस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज मैक्सिमम। अब बात करेंगे कंडक्शन में। इसमें क्या होता है कि जैसे मेटल के रॉड्स है, एक एंड को गर्म किया दूसरा एंड भी गर्म हो गया, तो आप इसको जब गर्म कर रहे हो, जब आप इस एंड को गर्म कर रहे हो तो ये भी एंड गर्म हो जा रहा है। इसका मतलब हीट ट्रांसफर यहां से लेके यहां तक हो रहा है, बट मटेरियल के पार्टिकल अपने ही पोजीशन पे फिक्स दिखाई तुम्हें दे रहे हैं। तो अपने ही पोजीशन में मटेरियल के पार्टिकल फिक्स है, ऐसा लग रहा है तुम्हें, बट हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चला जा रहा है। देन दिस इज नोन एज कंडक्शन मेथड फॉर हीट ट्रांसफर। कंडक्शन मेथड के लिए मटेरियल की जरूरत है, नेसेसिटी है, क्योंकि मटेरियल नहीं रहेगा तो मटेरियल पार्टिकल रेस्ट में, वहीं रेस्ट में कैसे रहेंगे। लिखेंगे इन कंडक्शन मेथड heat transfer from one place to other place. In conduction method heat transfer is from one place to other place, but average displacement of material particle is zero. But average displacement of material particle is zero. Average underline, average displacement of material particle is zero. For example, एवरेज से बोल रहा हूँ कि हर पार्टिकल अपने पोजीशन पर ऐसे ऑसिलेट करता है, तो उनका एवरेज डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल, heating of one end of rod, heating of one end of rod and other end becomes heated. एक एंड को गर्म करते हैं दूसरा एंड गर्म हो जाता है। रेडिएशन, इसमें लिखना, इसमें हीट तो ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, बट एक और चीज, हाथ को ना रब करते हैं ना, कंडक्शन मेथड, क्योंकि कांटेक्ट में है, हीट इस यहीं पे वर्क हो रहा है और वर्क से एनर्जी हाथों में मिल रही है। रेडिएशन, रेडिएशन में क्या होता है कि हीट एक प्लेस से दूसरी प्लेस से तो जाता है, बट मीडियम की जरूरत नहीं होती है। बिना मीडियम का भी हीट ट्रांसफर हो जाए तो उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। लिखो हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस बट देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम। हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस बट देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम, then
दिस इज रेडिएशन मेथड. फॉर एग्जाम्पल, heat transfer from sun to earth, heat transfer from sun to earth via vacuum. वैक्यूम में जो हीट ट्रांसफर हो रहा होता है वो रेडिएशन के थ्रू हो रहा होता है. अब देखो, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन, ये तीनों ही, ऐसा नहीं कि जहां कन्वेक्शन होगा वहां पे कंडक्शन नहीं होगा, जहां पे कंडक्शन होगा वहां पे रेडिएशन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं. तीनों ही हो रहा होगा. ठीक है, बशर्ते उसमें कोई एक बहुत ज्यादा हो रहा होगा, बाकी नेग्लेजिबल होगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं. जैसे अगर तुम पानी में बॉयल कर रहे हो पानी को, अच्छा तो गर्म हो रहा है बिकॉज ऑफ वेपर का पार्टिकल जा रहा है, तो इसका थोड़ी यहाँ पे रेडिएशन नहीं हो रहा. क्यों नहीं हो रहा रेडिएशन? रेडिएशन हो ही रहा है. इसका टेम्परेचर अलग है, T2 है, इसका T1 ज्यादा है T2 से, या कम जो भी हो, बट रेडिएशन हो रहा है, कन्वेक्शन भी हो रहा है. ठीक है, बट कन्वेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू रेडिएशन, तो तुम क्या कहते हो? कन्वेक्शन. तो चीजें नेग्लेक्ट की जाती है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और देखा जाता है कि कौन बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हो रहा है उसी को मान लेते हैं. एक चीज और ध्यान रखेंगे, रेडिएशन में जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो लिस्ट होता है कंपेयर टू दिस टू. लिखना, इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर इज लिस्ट कंपेयर टू कन्वेक्शन एंड कंडक्शन. अब हमारे सिलेबस में कंडक्शन और रेडिएशन है, तो कंडक्शन और रेडिएशन स्टडी करेंगे. कंडक्शन हेडिंग है, ये है. अब एक स्पेशल केस पढ़ेंगे हम लोग, केस 1. ये है. अच्छा, केस 1 ये है स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट विथ इक्वल क्रॉस सेक्शन. ये स्टडी कर रहे हैं केस 1 में. मतलब हमारे पास एक रॉड है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहां से यहां तक सेम है, इक्वल है क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड दैट इज ए. इस साइड में एक हीट रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T1 है, और इस साइड में हीट रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर T2 है. हीट रिजर्वायर उन्हें बोलते हैं जिनका टेम्परेचर चेंज ना हो बिकॉज ऑफ सम हीट ट्रांसफर. जैसे समुद्र है, उसमें से एक आध बाल्टी पानी निकाल लोगे तो क्या पानी कम हो जाएगा? नहीं. वैसे ही रिजर्वायर है. इस रिजर्वायर का मतलब है कि इसमें से हीट निकल जाए या इसको हीट मिल जाए तो भी इसका टेम्परेचर T1 कांस्टेंट रहेगा और इसका T2 कांस्टेंट रहेगा. और यहां से लेके यहां तक क्रॉस सेक्शन एरिया ए है. अब स्टडी स्टेट क्या होता है? स्टडी स्टेट ये होता है कि मान लो एक हीट रिजर्वायर इधर था, एक हीट रिजर्वायर इधर था, मतलब एक फर्नेस इधर है T2 टेम्परेचर का और एक फर्नेस इधर है T1 टेम्परेचर का. अब तुमने उठाया और इसमें एक रॉड लगा दिया, अपने पास से लाया रॉड, ऐसे ऐसे रॉड लगा के ऐसे लगा दिया. जब रॉड ऐसे लगा दोगे तो रॉड का टेम्परेचर तो कम है ना, तो इधर से भी हीट आएगा, इधर से भी हीट आएगा, और दोनों जगह से हीट आके इस रॉड के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा पहले. फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि हर पॉइंट का टेम्परेचर एक सर्टेन वैल्यू अटेंड करेगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा टाइम के साथ. तो यहाँ का टेम्परेचर अगर मान लो T डैश हो गया, तो यहाँ का T डबल डैश, तो यहाँ का T डैश टाइम के साथ कांस्टेंट हो गया, यहाँ का T डबल डैश टाइम के साथ कांस्टेंट हो गया. तो अगर इस रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाए, अगर इस रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर टाइम के साथ कांस्टेंट हो जाए तो हम बोलते हैं कि रॉड स्टडी स्टेट में आ गया. पोजीशन के साथ अलग अलग हो सकता है, अलग अलग पोजीशन पर अलग हो, बट टाइम के साथ कांस्टेंट हो. तो लिखेंगे स्टडी स्टेट का डेफिनेशन. स्टडी स्टेट का, इफ टेम्परेचर ऑफ each point of rod, if temperature of each point of rod
becomes constant with respect to time, become constant with respect to time, become constant with respect to time, but may different with respect to position, but may different with respect to position, then rod will be in steady state, then rod will be in steady state. ठीक, एक बार ये रॉड जब स्टेडी स्टेट में आ जाएगा और सपोज करो T1 T2 से ज्यादा है, अगर T1 T2 से ज्यादा है तो T1 से हीट ट्रांसफर होगा और T2 की तरफ होगा। हीट हमेशा हाई से लोअर की तरफ ट्रांसफर होता है। तो ये T1 ये T2 है, तो इसमें पता है क्या हुआ होगा, इसमें हुआ होगा ना कि चूंकि हाई टेम्परेचर है लोअर टेम्परेचर, इधर सीधा हीट ट्रांसफर होना ही है बाई कंडक्शन, रॉड लगा हुआ है, तो हीट ऐसे ट्रांसफर होगा, ऐसे ट्रांसफर होगा। लेकिन अब हीट ट्रांसफर हो रहा है तो इसमें पता है क्या, इस रॉड के हर पॉइंट पे इधर वाला टेम्परेचर इधर वाले से ज्यादा होगा। ये T1 है तो यहाँ का जो जस्ट बगल का टेम्परेचर T1 से कम आएगा, इसके बगल थोड़ा और कम आएगा, इसके बगल थोड़ा और कम आएगा, इसके बगल थोड़ा और कम आएगा, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, फिर ये सबसे कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा ताकि कोई कहे कि सर यहाँ पे हीट क्यों ट्रांसफर हो रहा है, तो तुम क्या कहोगे, सर यहाँ का टेम्परेचर इससे ज्यादा है इसलिए हीट ट्रांसफर हो रहा है। कोई कहेगा सर यहाँ पे ट्रांसफर क्यों हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर इससे ज्यादा इसलिए हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो टेम्परेचर भी रॉड के इस तरीके से हो जाएंगे कि हम समझ पाएंगे कि हीट ट्रांसफर इधर से इधर हो रहा है। तो स्टडी विथ इक्वल क्रॉस सेक्शन पे जो हीट ट्रांसफर होता है उसको डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी लिखो। एंड दिस इज इक्वल टू के कंडक्टिविटी, के ए टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T2 डिवाइड बाई 20 का दूरी। अगर ये मान लो लेंथ x के बराबर है तो हम यहाँ पे x लिखेंगे। दिस इज x, या के ए डेल्टा टी अपान x। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना हमें कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड इज के ए T1 माइनस T2 अपॉन x या के ए डेल्टा टी अपॉन x। और कब लगता है, एट इक्वल क्रॉस सेक्शन, एट इक्वल क्रॉस सेक्शन एंड स्टेडी स्टेट। डिफॉल्ट केस में स्टेडी स्टेट हमेशा होता है, तो अगर स्टेडी स्टेट न भी लिखा हो तभी भी इस फॉर्मूले का यूज करना, के डेल्टा टी अपॉन x। ठीक है, एक टर्म और इसमें यूज होता है, द टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ये जो होता है दिस इज dt अपॉन dx। मतलब अगर यहां से x दूरी पे टेम्परेचर का कोई फंक्शन होगा, उसका इंक्रीज होने का रेट, टेम्परेचर किस रेट से इंक्रीज कर रहा है x के साथ, दिस इज नोन एज टेम्परेचर ग्रेडियंट dt अपॉन dx। rate of increase of temperature with respect to position is known as temperature gradient। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला लगाते समय एक चीज और ध्यान रखना कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया तो इक्वल है ही है, ये कंडक्टिविटी जो क्या होना चाहिए ना, ये भी कांस्टेंट होना चाहिए हर जगह, यानी कि ये भी बदल गया तो फिर इंटीग्रेशन लगेगा। एट इक्वल क्रॉस सेक्शन एंड स्टेडी स्टेट विथ के कांस्टेंट, ये होना चाहिए। तो इस के को लिखना, के इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ रॉड, के इज कंडक्टिविटी ऑफ रॉड, इस रॉड की कंडक्टिविटी कहलाती है। एक लिखना ए इज परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड, इस रॉड का परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है ऑन
डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो ऐसे लिखना, लिखो तो कैपिटल ए इज परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड ऑन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, पूरा अंडरलाइन है, परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड ऑन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो का डायरेक्शन है, इसके परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है। तो के लिख लिया, के कंडक्टिविटी है, एरिया लिख लिया, T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस है, और x तो लेंथ, x को लिख लो एक्सिस, इसको लिखो एक्सिस, लिख लेना बस, एक्सिस लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, पूरा अंडरलाइन है, एक्सिस लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो होता है उस डायरेक्शन का लेंथ है x। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट इज dt अपॉन dx। अच्छा, स्टेडी स्टेट पे dq बाई dt कांस्टेंट होगा, क्योंकि जितना हीट यहां फ्लो करेगा उतना यहां फ्लो करेगा, उतना यहां फ्लो करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई कहे कि सर यहाँ पे क्रॉस सेक्शन बना लो, यहां से इधर ज्यादा हीट आ रहा है, इधर कम हीट जा रहा है, तो बीच में हीट एक्यूमुलेट होगा ना, जब बीच में हीट एक्यूमुलेट होगा तो टेम्परेचर बीच का बढ़ने लगेगा। कहा था ना, स्टडी स्टेट तब नहीं होगा, स्टडी स्टेट में कब होगा, जब जितना हीट इधर से ट्रांसफर होगा उतना ही हीट इधर से भी ट्रांसफर हो जाए, तब तुम बोलोगे कि पार्ट किसमें, स्टडी स्टेट में। तो तुम कह सकते हो कि एट स्टडी स्टेट एक सिंगल रॉड में स्टडी स्टेट पे हर क्रॉस सेक्शन से हीट ट्रांसफर सेम होता है। तो लिखना इस लाइन को, एट स्टडी स्टेट rate of heat transfer from each cross section will be same. At steady state from each cross section rate of heat transfer is same. तो dq by dt तो सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया। और एक और चीज, तो के भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो ये जो T1 माइनस T2 अपॉन एक्स है ना, ये कांस्टेंट आएगा, T1 माइनस T2 अपॉन एक्स इज कांस्टेंट। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं कि T1 माइनस T2 अपॉन एक्स कांस्टेंट आएगा, आना भी चाहिए, dq बाई dt कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो T1 माइनस T2 अपॉन एक्स कांस्टेंट है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं एक और चीज देखना, मान लो यहां से y दूरी पे जाता और टेम्परेचर T मान लेता, यहां पे y दूरी पे टेम्परेचर T मान लेता, ठीक है। तो इतने क्रॉस सेक्शन से, सिर्फ इतने क्रॉस सेक्शन से बात कर रहा हूं, इतने की नहीं, ये तुम कभी भी यूज कर सकते हो, चाहे डिफरेंशियल एलिमेंट लो, बड़ा एलिमेंट लो, या जो भी एलिमेंट लोगे उस पे ये फॉर्मूला वैलिड है। तो अगर मैं सिर्फ इतना ही क्रॉस सेक्शन वाई लेंथ का लेंथ लो, वाई लेंथ के बराबर लेंथ लो, तो इतने बड़े रॉड से जो हीट ट्रांसफर होगा, इतने बड़े रॉड से जो हीट ट्रांसफर होगा वो इतने बड़े रॉड की हीट ट्रांसफर की इक्वल होगा, होना ही चाहिए ना भाई। यहां से जो हीट ट्रांसफर होगा वही यहां से भी होगा और वही यहां से भी होगा, स्टेडी स्टेट है। तो इतने बड़े रॉड से जो हीट ट्रांसफर होगा उसको तुम क्या लिखोगे, उसको लिखोगे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज के ए टेम्परेचर डिफरेंस T1 माइनस T and divide by this length is y। यहां से देखो ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट ही आया था, वो तो यही है। याद रखना, इतने रॉड से जो हीट ट्रांसफर होगा, चाहे इतने बड़े से हो, चाहे इतने बड़े से हो, चाहे यहाँ पे इतना छोटे से हो, सब इक्वल होगा, तभी कह रहा है स्टडी स्टेट। तो इसको इधर भेज दो, यहाँ से क्या आएगा, T1 माइनस टी इक्वल टू सी वाई अपन के। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आ गई, T की वैल्यू क्या आ गई, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो बन गया क्या, T1 माइनस सी वाई अपन के। तो टेम्परेचर y का लीनियर फंक्शन बन गया ना, c तो कांस्टेंट है, T1 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, y का लीनियर फंक्शन बन गया। तो इसमें हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो टेम्परेचर होगा y का लीनियर फंक्शन होगा,
मतलब x का लीनियर फंक्शन कह सकते हो। अगर ये लेंथ x नहीं हो, ये लेंथ l के बराबर होता है, स्मॉल l होता है, और ये दूरी x होती, तो तुम क्या कहते हैं कि टेम्परेचर x का लीनियर फंक्शन है, अभी टेम्परेचर y का लीनियर फंक्शन है। इसको कर दो डिफरेंशिएट, तो dt अपन dy कितना आएगा, dt अपन dy, t1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, 0 माइनस c अपन के a, और y का डिफरेंस 1 आएगा ना, 1। अब dt अपन dx क्या आ गया, c अपन के आ गया, c अपन के आ गया। अच्छा c अपन के, और c किसके बराबर था, c यहां से निकाल रहा हूं, t1 और t2 इतने बड़े लेंथ से दोबारा लिख रहा हूं। अच्छा यही तो dq बाई dt है c, तो यहां से dq बाई dt c है, तो इस c की वैल्यू उठा के इस वाली वैल्यू उठा के प्लेस कर दिया, वो यहां प्लेस कर दिया, तो कितना आएगा देखना, के ए t1 माइनस t2 अपान x इंटू के, केस के कट गया, अगर t1 माइनस t2 अपान x, तो t1 से t2 घटाओ और पूरे लेंथ से डिवाइड कर दो, वही टेम्परेचर का रिजल्ट है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन होगा टेम्परेचर, रॉड का किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर पोजीशन के साथ लीनियर फंक्शन बनता है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट विल बी कांस्टेंट। तो इस तरह इस केस के अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट कांस्टेंट आता है, तो तुम्हें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। t1 minus t2 upon x and this is constant, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इससे बनता है, तुम्हें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो इसमें स्टडी स्टेट विद इक्वल क्रॉस सेक्शन में एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो लिखेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट विल बी कांस्टेंट, लिखेंगे इसमें, लिख लो, इसको कॉपी करके लिख लो, ये कब वैलिड है, व्हेन a and k are constant, a and k are constant, टेम्परेचर ग्रेडियंट दिस वन, तो इसे तुम ध्यान रखना होगा। एक और बात, जब भी तुम्हें कोई कहे ना कि रॉड के से यहां से x1 दूरी पे बताइए टेम्परेचर कितना है, तो बेटर प्रोसेस पता है क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या हेल्प से कैलकुलेशन करना, भाई टेम्परेचर ग्रेडियंट निकाल लो, तो ये बन गया dt अपॉन dx पर t1 माइनस t2 अपॉन x बन गया, इसको कर देंगे इंटीग्रेट, आंसर हो जाएगा। लिखो तो इस लाइन को भी, टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ एनी पॉइंट ऑन रॉड, टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ एनी पॉइंट ऑन रॉड, take the help of temperature gradient, take the help of temperature gradient for easy calculation। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, नहीं ये काम करो, मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करो। देखो क्वेश्चन 1 इसमें है, इसका टेम्परेचर दिया गया, सपोज करो 127 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड। रॉड का जो लेंथ दिया गया, दिस लेंथ इज 10 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर, and conductivity of rod is 10 यूनिट मान लो, ऐसा एमकेएस सिस्टम में। क्वेश्चन पूछ रहा फाइंड, मेंस में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं फाइंड। पहला क्वेश्चन है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। सेकेंड क्वेश्चन है टेम्परेचर ग्रेडियंट,
थर्ड क्वेश्चन है टेम्परेचर एट x डिस्टेंस फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, फिर वही रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, तो क्या क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह बराबर है? हाँ बराबर है। कंडक्टिविटी हर जगह सेम है? हाँ सेम है। तो पहला क्वेश्चन डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इस के ए कंडक्टिविटी के ए टेम्परेचर डिफरेंस 200 माइनस 50 के ए टेम्परेचर डिफरेंस अपान 20 की दूरी 10 है ना, 10 मीटर। आगे आंसर दिस इज 300 जूल पर सेकेंड ट्रांसफर होगा। सेकेंड क्वेश्चन टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट विल बी कांस्टेंट, तो dt अपॉन dx विल बी कांस्टेंट एंड दिस इज, ये 200 है, ये 50 है, सब्ट्रैक्ट कर दो एंड डिवाइड बाई 20 दूरी क्या है 10 मीटर, आंसर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर। दूसरा टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, थर्ड इसका हेल्प लेंगे, dt अपॉन dx 15 है ना, तो यहां से x दूरी पे टेम्परेचर मान लो t है, मान लीजिए x दूरी पे टेम्परेचर t है, तो यूज करो इस फॉर्मूले को dt अपॉन dx का, तो dt अपॉन dx ds इधर भेज दो तो बन जाएगा 15x, 15 dx बन जाएगा, इंटीग्रेट कर दो। अब x की वैल्यू 0 पे, तो यहां से x पे टेम्परेचर t माने हो ना, तो x की वैल्यू 0 पे टेम्परेचर 200 है, तो x बराबर 0 पे टेम्परेचर 200 लिख लो, केल्विन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, और x बराबर x पे टेम्परेचर t है, निकालना है, x बराबर x पे टेम्परेचर t है, x बराबर x पे टेम्परेचर t कर दो इंटीग्रेट, बनेगा t माइनस 200 15 इंटू एक्स, t बोल क्या आ गया 200 प्लस 15x, दिस इज आंसर। अच्छा कोई पूछे कि x की जगह पे 0 प्लेस करो, टेम्परेचर क्या आएगा 200, देखो x की जगह पे 0 प्लेस करो, आगे टेम्परेचर यहाँ का, यहाँ का टेम्परेचर 200 होगा, और x की जगह पे 10 प्लेस करो, 10 प्लेस करो 10। अच्छा एक सेकेंड, इसमें एक प्रॉब्लम आ गई, इधर से तुम मान रहे हो ना, तब इधर से x दूरी पे t है, तो इधर जाओ तो टेम्परेचर घट रहा है ना, घट रहा है 50 हो रहा है ना, तो यहाँ पे तो एक माइनस साइन प्लेस करना पड़ेगा, माइनस साइन प्लेस करना पड़ेगा। देखो कैसे भाई, जितना तुम इधर जा रहे हो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि 200 है 50 है, तो x की वैल्यू बढ़ रही है, टेम्परेचर घट रहा है, तो डिफरेंशिएशन नेगेटिव आएगा, तो dt अपॉन dx को माइनस साइन में चेंज करना है, तो माइनस 15, तो यहाँ पे माइनस 15 लिखेंगे, इससे ये जो प्लस आया ना प्लस, ये माइनस हो जाएगा, तो बता रहा है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, अब x की जगह पे 10 प्लेस करो, मैं चाहता हूँ इस एंड का टेम्परेचर निकालना, तो x की जगह पे क्या रखोगे 10 रखोगे, तो 10 रखो x की जगह पे, 150 आ गया, तो 200 माइनस 150 150 आ गया यहाँ का टेम्परेचर। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि रॉड के उस पॉइंट का टेम्परेचर जो रिजर्वायर से डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहा है, उसका टेम्परेचर रिजर्वायर के ही बराबर होगा। रॉड के उस पॉइंट का टेम्परेचर जो रॉड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहा है, उसका टेम्परेचर रिजर्वायर के ही बराबर होगा, ये तुम्हें रखना है कि टेम्परेचर ऑफ रॉड which is direct contact with reservoir has the same temperature as reservoir। जैसे कोई पूछे कि रॉड के इस एंड का टेम्परेचर किसके बराबर है, तो इस रिजर्वायर के बराबर है, रॉड के इस एंड का टेम्परेचर किसके बराबर है, तो इस रिजर्वायर के बराबर है, तो इसको भी लिखो, टेम्परेचर ऑफ an end of rod is equal to that reservoir which is in direct contact। रॉड के किसी एंड का टेम्परेचर उतना ही होता है जितना उस रिजर्वायर का होता है जिसके साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। ये क्वेश्चन और करते हैं, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, एकदम यही क्वेश्चन ही है, इसी पे हम लोग काम कर लेते हैं। देखो x यहां से दूरी है,
कह रहा है कि एक रॉड है जिसका इस एंड का टेम्परेचर 200 है, इसका 50 है, इसका लेंथ 10 मीटर दिया गया है, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 है, बट कंडक्टिविटी के 2 प्लस एक्स को कवर्ड कर रहा है, के चेंज हो रहा है। फिर वही पूछ रहा है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, टेम्परेचर ग्रेडियंट वगैरह सब। अब देखो क्या, अब ये जो फॉर्मूला है जो हम लिखे थे डेल्टा क्यू इक्वल्स टू के ए डेल्टा टी अपन डेल्टा अपन एक्स लिखे थे ना, जो टोटल लेंथ एल था। अब इसको एक नया फॉर्मूले में चेंज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको मैं अगले पेज पे लिख दे रहा हूं, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के ए डी टी अपन डी एक्स, इसमें चेंज कर लेंगे और इसको ऐसे दिखाएंगे इसमें, मान लो टेम्परेचर T1 है, T2 है, तो यहां से x दूरी पे टेम्परेचर T है और dx लेंथ आगे जाने पे, ये dx लेंथ और है, जो टेम्परेचर होता है यहाँ का dx दूरी आगे जाने पे, जो टेम्परेचर होता है यहाँ का T प्लस dt हो जाता है। तो इस छोटे से स्ट्रिप से जो हीट ट्रांसफर होगा, इस छोटे से स्ट्रिप हीट ट्रांसफर या इस बड़े से जो हीट ट्रांसफर होगा सब इक्वल होगा स्टडी स्टेट पे। तो इस छोटे से स्ट्रिप का जो हीट ट्रांसफर है डी क्यू बाई डी टी दैट इज के ए डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी क्या है, इस एंड के टेम्परेचर में से ये एंड का टेम्परेचर घटा दिया, तो इसमें से ये घटाया और 20 की दूरी से डिवाइड कर दिया। पहले क्या करते थे, इसमें से ये घटाते थे, अब 20 की दूरी डिवाइड करते थे। अब क्या करेंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट पे जाएंगे, इसके टेम्परेचर में से इसका घटाएंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। वही मैंने ये लिखा, ठीक है। और ये ऑलवेज वैलिड है, मतलब अगर ये एरिया चेंज भी हो रहा हो तभी भी वैलिड है, तब वो उस क्रॉस सेक्शन के एरिया लिख लेना। अगर ये एरिया मान लो चेंज हो रहा होता है, ये एरिया ऐसे होता है, ऐसे चेंज हो रहा होता है, ऐसे चेंज हो रहा है, तो फिर हम यहां का एरिया लिखते हैं। ये एरिया लगभग अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है ना, अब्रप्ट चेंज नहीं होता। अगर रेगुलर चेंज हो रहा है तो ये एरिया लगभग इक्वल होगा dx लेंथ पे। तो चाहे तुम ये एरिया लिखो चाहे ये एरिया लिखो, बात एक ही है। अब ये वैलिड हमेशा, चाहे एरिया कांस्टेंट हो या ना हो, ठीक है, के कांस्टेंट हो या ना हो, ये हमेशा वैलिड है। तो इसको लिखेंगे ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज वैलिड एट स्टडी स्टेट। रुको, ऑलवेज वैलिड एट स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट क्या, ऑलवेज वैलिड लिखो, ऑलवेज वैलिड। अभी लिखना ना ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड, रुको एट स्टडी लिख लो। अभी इसमें लिखना वेयर dq by dt is rate of heat transfer from dx length, पूरा अंडरलाइन रहेगा dx length, dq by dt is rate of heat transfer from dx length, एक अलग से। और एक इंपॉर्टेंट हम लिख लेते हैं केस 2 पे जाके, when rod is not at a steady state, तभी भी तुम यही फॉर्मूला लगाओगे। बस फर्क क्या होगा बताता हूं। मान लो ऐसे रॉड है, यहां क्रॉस सेक्शन, यहां क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शन पे ये लेंथ 20 का कुछ भी हो, एल है मान लो, इस क्रॉस सेक्शन पे टेम्परेचर ग्रेडियंट dt अपॉन dx1 है, ये C1 के बराबर है, और यहां का टेम्परेचर ग्रेडियंट dt अपॉन dx C2 के बराबर है। तो कोई पूछे कि इस क्रॉस सेक्शन से कितना हीट अंदर जा रहा है, इस क्रॉस सेक्शन से, इस लेंथ से नहीं कर रहा हूं, इस पूरे लेंथ से, मैं सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन से बता रहा हूं, इस क्रॉस सेक्शन से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ हम क्रॉस सेक्शन को दिमाग में रख रहे हैं, बाकी किसी चीज को नहीं।
तो वो होता है डीके बाई डी टी के ए, ये यहीं के क्रॉस सेक्शन एरिया है, अब के यहाँ का कंडक्टिविटी है डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये डी टी अपॉन डी एक्स अगर C1 यहाँ का प्लेस कर दो तो ये हीट ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर C2 यहाँ प्लेस कर दो तो यहाँ का हीट ट्रांसफर हो जाएगा। कोई पूछे नेट हीट कितना ट्रांसफर हो रहा है, तो इसमें से घटाओगे तो अगर ये हीट ट्रांसफर का रेट सपोज करो कुछ भी है, तो इससे जो हीट ट्रांसफर होगा वो इससे कैलकुलेट होगा, और इससे जो हीट ट्रांसफर होगा वो यहाँ के टेम्परेचर ग्रेडियंट से कैलकुलेट होगा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग हमेशा वैलिड करेंगे, ये हमेशा वैलिड है। लेकिन आपकी बार इसी फॉर्मूले को मैं कैसे लिख रहा हूं, बोलने का तरीका देखो, क्या है, ऑलवेज वैलिड एट स्टडी स्टेट। मैं इसको लिख रहा हूं ऑलवेज वैलिड फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन, फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन at any at steady or non steady state, at steady या नॉन स्टेडी स्टेट, ये हमेशा वैलिड है। बट इसमें अंडरलाइन क्या क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन लिखना है, इसको क्रॉस सेक्शन है, ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑलवेज वैलिड फ्रॉम, ऑलवेज वैलिड एट स्टेडी स्टेट फ्रॉम अ रॉड, फ्रॉम dx लेंथ, लेंथ इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो एक लेंथ से कितना ही ट्रांसफर कर गया वो इसके बाद काउंट करेगा, और स्टडी स्टेट भी हो, क्यों, क्योंकि आगे वाले से जितना ही ट्रांसफर करेगा पीछे वाले से उतना ही ट्रांसफर करना चाहिए। लेकिन जब तुम क्रॉस सेक्शन की बात करोगे तो इससे जो हीट ट्रांसफर होगा और इससे जो होगा वो अलग हो सकता है। तो ये क्रॉस सेक्शन पे वैलिड है हमेशा, और सेम फॉर्मूला रॉड के लिए वैलिड हो जाएगा अगर स्टडी स्टेट हो जाए तो। समझ रहे होगे तुम कि ये जो फॉर्मूला है ये क्रॉस सेक्शन पे वैलिड है, स्पेस पे वैलिड, अलग अलग वैलिड है। और अगर ये रॉड स्टडी स्टेट हो गया तो फिर इतने बड़े लेंथ के लिए वैलिड हो जाएगा, वही फॉर्मूला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से ट्रांसफर इक्वल हो रहा है, अगर इक्वल हो रहा है ट्रांसफर तो फिर वो dx लेंथ भी वैलिड हो जाएगा। अब देखो, अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि अब k वैरी कर रहा है, तो k वैरी कर रहा था, हम उस फॉर्मूले को लगा नहीं सकते थे कि a डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स। तो वहां पे हम लोग माइनस के डी टी बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे। इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें k वैरी कर रहा है, इसका मतलब तुम उस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हो कि a डेल्टा टी अपन डेल्टा एक्स, कन्फर्म इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा। तो x पे जाके एक dx के स्ट्रिप लेते हैं, dx के स्ट्रिप ले लिया, और इस स्ट्रिप पे उस फॉर्मूले को मैं लगाऊंगा। यहां टेम्परेचर T है, यहां का T प्लस dt है, तो हम लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस dq बाई dt इज k कंडक्टिविटी 2 प्लस एक्स, यहां की कंडक्टिविटी 2 प्लस एक्स है ना, क्या लिखो कंडक्टिविटी 2 प्लस एक्स। ये व्हाट इज 2 प्लस एक्स, कंडक्टिविटी एट पोजीशन x, कंडक्टिविटी एट पोजीशन x। तो चाहे तुम इसका बोलो चाहे इसका बोलो, लगभग तो बराबरी है, इसका कोऑर्डिनेट तो बराबरी होगा यहां से, x दूरी पे लिख लिया k, क्रॉस सेक्शन एरिया a 2 है, k a टेम्परेचर डिफरेंस, तो dt अपॉन dx। ठीक है, अब देखो क्योंकि रॉड एक ही है तो हर जगह से हीट ट्रांसफर सेम होगा, हर जगह से हीट ट्रांसफर सेम होगा, तो कंफर्म है कि तुम ये बोल सकते हो कि जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू कांस्टेंट होगी, दिस वैल्यू विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होनी चाहिए क्योंकि हर क्रॉस सेक्शन से हीट ट्रांसफर सेम हो रहा है, तो ये कांस्टेंट, तो मैंने यहां अपने सी लिख लिया इस कांस्टेंट। अब देखना ये 2 का टर्म अंदर भेज दो तो बनेगा 4 प्लस 2x इंटू डी टी। इसको यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ऐसे लिखो डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपान, इधर dx इधर भेजो c के सामने, और ये 2 प्लस एक्स 2 को भी इसके नीचे भेज दो तो बनेगा ट्वाइस ऑफ 2 प्लस एक्स। नाउ इंटीग्रेशन करेंगे,
लेकिन इंटीग्रेशन में एक चीज चेक कर लेना पड़ेगा, वही माइनस साइन चेक करना है कि जितना तुम इधर जा रहे हो क्या टेम्परेचर घट रहा है? हाँ घट रहा है, तो dt क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ये होना चाहिए नेगेटिव। अच्छा इधर जाने पे x क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो dx क्या आएगा? पॉजिटिव। ये भी है पॉजिटिव। अब क्वेश्चन है अगर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो c को निगेटिव आना पड़ेगा, बट हीट ट्रांसफर हम लोग ऐसे मान रहे हैं, तो इस c को इन जनरल पॉजिटिव कैलकुलेट किया जाता है। पॉजिटिव हीट ट्रांसफर का रेट पॉजिटिव बोला जाता है इन जनरल, तो एक माइनस साइन तुम्हें यहां पे यूज करना पड़ेगा, एक माइनस साइन। तो इसके बाद हम यहां पाएंगे dt इज इक्वल टू माइनस सी अपान 2 कॉमन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान 2 प्लस एक्स। अब देखना x की वैल्यू जीरो रिपीट प्लेस करेंगे, x की वैल्यू जीरो पे टेम्परेचर क्या है? 200। तो x की वैल्यू जीरो पे टेम्परेचर कितना है? 200 है। देखो x की वैल्यू जीरो पे टेम्परेचर 200 है, और x की वैल्यू कितना है? ये लेंथ 10 है ना, ये 10 मीटर। देखो x की वैल्यू 10 मीटर पे, x की वैल्यू 10 मीटर पे टेम्परेचर कितना आ गया? 50 आ गया ना, वैल्यू प्लेस कर दो। तो x की वैल्यू जीरो पे, x की वैल्यू जीरो पे टेम्परेचर 200 है, और x की वैल्यू 10 पे टेम्परेचर 50 है, 50। तो अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो इससे क्या आएगा? माइनस 150, यहां से आएगा माइनस सी बाई 2, बनेगा ln 2 प्लस एक्स। तो 2 प्लस एक्स बनेगा, और लिमिट प्लेस करोगे क्या? 0 से 10 प्लेस कर दो, तो वैल्यू गई कितनी? माइनस 5 हटेगा, 300 आएगा, इक्वल्स टू सी, एंड दिस इज ln, ये 10 है ना, तो ये 12 आएगा 2, तो ये 6 आ जाएगा, ln 6। तो इससे सी की वैल्यू आ गई 300 डिवाइड बाई ln 6। देखो यही सी है बेसिकली, तो दिस इज आंसर। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब कह रहा है टेम्परेचर ग्रेडियंट बताइए, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट? ये ना dt अपॉन dx इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो जब एक बार सी निकाल चुके हो तो उठा के इस सी की वैल्यू यहां प्लेस कर दो, आ गया टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो अब हम लोग क्या करेंगे? टेम्परेचर ग्रेडियंट का हेल्प लेंगे। टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, टेम्परेचर ग्रेडियंट dt अपॉन dx विल बी इक्वल टू, और यहाँ पे माइनस, अगर ये अपने ये बराबर नहीं, अगर सी पॉजिटिव है तो एक माइनस साइन ना लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एक माइनस साइन। हमेशा मैथ से एडजस्ट करना ध्यान रखना, हमेशा मैथ से, यानी पहले से जिम कभी मत करना, मैथमेटिक्स से एडजस्ट करना हमेशा। सी क्या मान रहे हो क्या नहीं मान रहे हो। तो यहाँ से टी अपान एक्स हो जाएगी माइनस सी अपान 2 प्लस एक्स, बन गया। सी को प्लेस कर दो, बन गया माइनस 2 से डिवाइड हुआ तो 150 बनेगा, अपान 2 प्लस एक्स ln 6, एंड दिस इज आंसर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा था कि टेम्परेचर एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, इससे एक्स दूरी पर टेम्परेचर बताइए। कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम इसी को इधर भेज के कर दो इंटरगेट, इसी को इधर भेज के कर दो इंटरगेट, या तुम वापिस यहीं पे आ जाओ, अभी समझ आ जाएगा, या आराम से ये काम करते हैं ना, इसी से निकालते हैं। तो तुमने अगर इसे कॉपी कर लिया होगा तो मैं इसे इरेज करूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या करेंगे? dx किधर भेज दो, तो बनेगा dt इज इक्वल टू माइनस 150 बाई एल। इसमें कोई माइनस नहीं लगाना है, एक बार लग गया माइनस साइन तो बार बार ही लगाते हैं। बनेगा dx अपन 2 प्लस एक्स। नाउ इंटीग्रेशन, x की वैल्यू जीरो पे, x की वैल्यू जीरो पे टेम्परेचर 200 है ना, और x बराबर x पे टेम्परेचर मान लो, ठीक है। अब कर दो इंटीग्रेट, आंसर आ जाएगा। और ये सब क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है? तुम फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, और उसके बाद कांस्टेंट सी निकालो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सी कांस्टेंट होगा, इसे निकालो, ठीक है। एक बार सी निकल गया तो टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा तो उसको कर दो इंटीग्रेट,
तो टेम्परेचर जब पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये है कि एक रॉड ऐसा है, एक रॉड इस तरीके से है, एक रॉड ऐसा है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा जाता है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये दिया गया 1 सब एमकेएस सिस्टम में, कंडक्टिविटी 2 है, इसका लेंथ दिया गया 4 के बराबर। इस रॉड का कंडक्टिविटी के 4 के बराबर है, लेंथ 2 के बराबर है और एरिया भी 2 के बराबर है। इसका एरिया 3 के बराबर है, कंडक्टिविटी 4 के बराबर है और लेंथ 5 के बराबर है। अब यहाँ पे एक रिजर्वायर लगा दिया, यहाँ पे रिजर्वायर लगा दिया, यहाँ पे रिजर्वायर लगा दिया। इसका टेम्परेचर दिया गया सपोज करो 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका दिया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका दिया गया 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये ज्वाइंट है ना, पूछ रहा फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ज्वाइंट। फाइंड टेम्परेचर ऑफ joint and rate of heat transfer from smaller cross section। ये जो एरिया 1 है ना, इससे कितना हीट ट्रांसफर होगा ये बताइए। तो क्या करेंगे, स्टडी स्टेट में डिफॉल्ट केस में तो मान लेंगे कि ज्वाइंट का टेम्परेचर क्या है, टी के बराबर है मान लेंगे, और कहेंगे कि इधर से जो हीट ट्रांसफर होगा, भाई ये 200 है तो इधर से हीट ट्रांसफर होगा, ये 100 है तो इधर से भी। अब प्रॉब्लम है ना कि तुम किसको मान रहे हो, भाई इधर से हीट ट्रांसफर होगा, इधर से होगा तो इधर जाएगा, कोई एक तो मानना पड़ेगा ना। ये तुम्हारी मर्जी, किसी को भी मान लो, मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेगी। इधर से हीट ट्रांसफर माना, इधर से हीट ट्रांसफर मानो ऐसे, और ये दोनों हीट मिलकर इधर जाएंगे ऐसे, और मैथमेटिक्स एडजस्ट कर लेगी कि इसको इधर चलना चाहिए कि इधर आना चाहिए। वो अगर प्लस साइन आता है तो इधर जाएगा, माइनस साइन आता है तो उल्टा आएगा। तो मान लो हीट इधर से इधर होके जाएगी, तो इस रॉड से कितना हीट ट्रांसफर होगा, देखो एरिया के सब कांस्टेंट है और इसका टेम्परेचर टी है, तो इधर से क्या ट्रांसफर होगा, के ए डेल्टा टी अपॉन एक्स। तो के कितना है 4, के ए कितना है देखो 3, के ए टेम्परेचर डिफरेंस, तो 200 से टी घटाएंगे ना, 200 माइनस टी घटा अपॉन एक्स, एक्स लेंथ कितना है 5 है, तो के ए टेम्परेचर डिफरेंस 200 माइनस टी अपॉन 20 की दूरी दैट इज 5। इधर से हीट ट्रांसफर हो गया, और इधर से कितना हीट ट्रांसफर होगा, तो के ए टेम्परेचर डिफरेंस ये 100 है, ये टी है, तो 100 माइनस टी डिवाइड बाई ये लेंथ कितना है 2, और ये हीट ट्रांसफर किस बराबर होगा, इसके इधर से हीट का आना, इधर से हीट का आना, दोनों साइड हीट आ रहा है, सम इक्वल टू दिस वन। तो ये वाला हीट कितना जाएगा, ये कैलकुलेट कर लो। ये हीट क्या है, के क्या है 2, ये क्या है 1, के ए टेम्परेचर डिफरेंस, तो टी में से 50 घटाओ डिवाइड बाई 20 की दूरी, ये दूरी कितना है 4 है। सिंप्लीफाई करो, जैसे सिंप्लीफाई करोगे तुम्हें टी की वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगी कि इस ज्वाइंट का टेम्परेचर कितना है। आपको पूछे कि इससे कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये तो एरिया 2 है, ये 1 है, और ये क्या है एरिया 3 है, इससे कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो इससे जो हीट ट्रांसफर होगा कंडक्टिविटी के ए टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस 50 डिवाइड बाई 20 की दूरी दैट इज 4। अब यहां से टी उठा के यहां प्लेस कर दो, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपने हीट ट्रांसफर डायरेक्शन सही माना है, और वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो हीट उल्टा फ्लो कर रहा होगा और कुछ नहीं हो रहा। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये नॉन स्टडी स्टेट का क्वेश्चन होता है। मान लो एक रॉड है इस तरीके से,
कहता है कि यहां का टेम्परेचर ग्रेडियंट dT/dx 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर है, और यहां का टेम्परेचर ग्रेडियंट dT/dx ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर है। 2 नहीं, इसको 1 मान लो, 1 के बराबर है। और इतने पार्ट का जो मास है 2 kg है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2 जूल, MST होता है ना, Q बराबर MST, तो जूल आएगा पर kg डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पे ये 2 मीटर स्क्वायर है, और अब इक्वल दिख रहा है तो यहाँ का भी वही है, ठीक है। यहाँ और रॉड की कंडक्टिविटी भी हर जगह सेम मान ले। कंडक्टिविटी, रॉड की कंडक्टिविटी जो है कि ये 10 के बराबर है। पूछ रहा है फाइंड रेट ऑफ increase of temperatures of rod। कह रहा है ये जो रॉड है ना, ये जो रॉड है इसका टेम्परेचर किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ये बताइए। मतलब कितना लेंथ का है ये लेंथ नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। इतने बड़े पार्ट का टेम्परेचर किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ये बताइए। तो इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसका टेम्परेचर ग्रेडियंट अलग अलग है। इधर से हीट ट्रांसफर जो हो रहा होगा, इधर से हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। इधर के हीट ट्रांसफर का रेट मान लो dQ1/dt है, और इधर से हीट ट्रांसफर रेट dQ2/dt है। तो किस रेट से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो दोनों का डिफरेंस होगा ना। हीट एब्जॉर्ब किस रेट से कर रहा होगा, दोनों का डिफरेंस है। तो तुम क्या लिखोगे, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब rate of heat absorb that is dQ1/dt minus dQ2/dt। इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, के ए dT/dx, के कितना है 10, के ए कितना है क्रॉस सेक्शन 2, देखो के 10 है, एरिया 2, के ए dT/dx इट इज 4 माइनस dQ2/dt, यहाँ का के क्या है 10 है, के ए क्या है, यहाँ का ए भी 2 है, के ए टेम्परेचर ग्रेडियंट 1 है। एक और बात, मान लो ये -1 देता ना, -1 देता तो इसको ऐसे लिखते, इसको ऐसे लिखते, लेकिन जब यहाँ पे -1 लिखते तो प्लस हो जाता। मतलब अगर इसका पॉजिटिव है टेम्परेचर ग्रेडियंट, इसका नेगेटिव है, तो हीट ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, और इसका ही पॉजिटिव, इसका ही पॉजिटिव, तो हीट ऐसे ट्रांसफर हो रहा है। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 80 आएगा, 20 60। मतलब ये जो पार्ट है ना, इस रेट से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्ब कर रहा है तो किस रेट से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा। तो तुम क्या लिखते हो, Q बराबर लिखते हो MST, DQ बराबर क्या होता है, MSDT होता है ना, तो टाइम से डिवाइड कर दो dt से। तो dQ/dt MSDT/dt होगा ना, dQ क्या होता है MSDT, तो dQ/dt MSDT/dt। तो इसके जगह पे यही तो है, रेट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब इज dQ/dt, रेट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब इज dQ/dt की वैल्यू 60 आ गई। तो इसके मैं क्या लिखूंगा, MSDT/dt। तो 60 इक्वल्स टू m, मास कितना है इस पार्ट का 2 kg, s कितना दिया गया 2 dt/dt। तो किस रेट से टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, मिल गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड। आंसर दोस्तों, तो नॉन स्टडी स्टेट पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि टेम्परेचर ग्रेडियंट अलग अलग दे देगा, या अगर सेम देगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग दे देगा, तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये ऐसे कहता है, ई क्रॉस सेक्शन एरिया है और यहाँ पे ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी अपॉन डी एक्स वन C1 के बराबर है, और यहाँ का टेम्परेचर ग्रेडियंट डी टी वन अपॉन डी एक्स लिख लो, और इस क्रॉस सेक्शन का डी टी टू अपॉन डी एक्स है, इस C2 के बराबर है। और सब कुछ स्टडी स्टेट में है। स्टडी स्टेट में यहां से रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डी क्यू वन बाई डी टी है, यहां से डी क्यू टू बाई डी टी है। तो क्वेश्चन में कुछ कमेंट्स पूछता है, कमेंट मतलब कंपेयर करता है, कंपेयर वैल्यूज। देखो मतलब अलग अलग क्या लिखूं, देखो इसमें कंपेयर कराता है कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। तो अगर स्टडी स्टेट पे है तो हर क्रॉस सेक्शन से हीट क्या होगा, सेम ट्रांसफर होगा। स्टडी स्टेट पे है तो हर क्रॉस सेक्शन से हीट सेम ट्रांसफर होगा, मतलब डी क्यू वन बाई डी टी एंड डी क्यू टू बाई डी टी इक्वल आएगा। पहला कमेंट तय करेंगे। अब कहता है कि इस पे कंबाइन करो, टेम्परेचर ग्रेडियंट पे कंबाइन करो। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बराबर होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू तुम क्या लिखते हो, दिस इज के डी टी अपॉन डी एक्स। कंडक्टिविटी डिफॉल्ट केस में हर जगह सेम मानी जाती है, तो ये तो सेम आ गया, ये तो कांस्टेंट आ गया, देखो ये और ये बराबर हो गया, इसलिए ये तो दोनों क्रॉस सेक्शन का इक्वल है। तो अगर ये सेम आ गया और एरिया का के कांस्टेंट है, तो जहां का एरिया ज्यादा होगा वहां का ये कम होगा ना, तभी तो दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट आएगा। यहाँ का डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी और यहाँ का डी क्यू बाई डी टी आपस में इक्वल है, और के हर जगह इक्वल है डिफॉल्ट केस में। तो जहां का एरिया ज्यादा होगा वहां का टेम्परेचर ग्रेडियंट कम हो जाएगा। तो देखो आंख से दिखाई दे रहा होगा यहाँ का एरिया कम है तो यहाँ का टेम्परेचर ग्रेडियंट कम होगा। तो क्या करोगे, सिंस E1 इज लेस देन A2, यहाँ का एरिया कम है तो यहाँ का एरिया ज्यादा हो जाएगा, C1 इज ग्रेटर देन C2। ये कमेंट्स, तो ये सब कमेंट इससे पूछे जाते हैं, तो तुम इस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, तो मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करो, फिर हम दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें एक रॉड है, इधर वाटर है एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इधर सपोज एक रिजर्वायर है जिसका टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, इस रॉड का जो लेंथ है दिस इज 2 मीटर, कंडक्टिविटी के 4 यूनिट के बराबर है, एरिया ए 2 के बराबर है। ठीक है, तो इधर से इधर हीट ट्रांसफर होगा, और ये रिजर्वायर है, ये वाटर है, वाटर का मास दिया गया 2 kg, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, तो तुम्हें पता ही है कितना होता है। तो ये रिजर्वायर है, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता, बट वाटर का मास 2 kg, तो रिजर्वायर है नहीं, तो इसका टेम्परेचर चेंज होगा, बेसिकली इंक्रीज करेगा, तो इधर से इधर हीट ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड, पहला क्वेश्चन है टेम्परेचर एज फंक्शन ऑफ टाइम। टेम्परेचर एज फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरा क्वेश्चन है टाइम ड्यूरेशन
in which water vaporized water will be vaporized. देखो, तो ये 110 है, ये 10 है, लेंथ दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम है ना कि जब इधर से इधर हीट ट्रांसफर होगा तो इस पार्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी धीरे धीरे चेंज होने लगेगा। जब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर धीरे धीरे चेंज होगा तो कंफर्म है कि ये, और शुरू में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर तेजी से होगा क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा आएगा, अब बाद में रेट ऑफ हीट ट्रांसफर धीरे 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 होगा। इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लेट्स एट टाइम टी टेम्परेचर कैपिटल टी के बराबर, इसका टेम्परेचर कैपिटल टी के बराबर है वाटर का। तो ये कितना हीट ट्रांसफर करेगा इधर से इधर, सुनना, किसी टाइम टी पे इस पार्ट का टेम्परेचर कैपिटल टी के बराबर है, तो ये इधर कितना हीट ट्रांसफर करेगा। तुम लिखोगे सर डी क्यू बाई डी टी इज कंडक्टिविटी के 4 है, एरिया 2 है, के ए टेम्परेचर डिफरेंस 110 माइनस टी डिवाइड बाई 20 की दूरी 2 मीटर है ना। ये आ गया रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाई दिस रॉड एट टाइम टी व्हेन टेम्परेचर ऑफ वाटर इज कैपिटल टी। तो वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 4 इंटू 110 माइनस टी। सर डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, ऑप्शन को व्हाट इज डी क्यू, डी क्यू इज हीट ट्रांसफर इन टाइम डी टी, डी क्यू इज हीट ट्रांसफर इन टाइम डी टी। और किसको ये डी क्यू मिला हुआ है, वाटर को। तो तुम मुझे बताओ वाटर का टेम्परेचर टी टाइम पे कैपिटल टी है, तो अगले डी टी टाइम में, अगले डी टी के ड्यूरेशन में कितना हीट मिला, डी क्यू हीट मिला, और ये डी क्यू हीट लेके वाटर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, टी प्लस डी टी। इस ड्यूरेशन में dt के इंटरवल के अंदर, dt इंटरवल में कितना हीट ट्रांसफर हुआ, dq, और इस dq हीट लेकर इस वाटर का टेम्परेचर कितना से कितना हो गया, अंडरलाइन है कितना से कितना हो गया, कैपिटल टी से कैपिटल टी प्लस dt हो गया। अच्छा गुड, ठीक। dq क्या लिखते हो, इसी को लिखते हो ना, ms, वाटर का ms, चेंज इन टेम्परेचर कितने इंटरवल में, dt इंटरवल में, ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी में डेल्टा टी में dt लिखेंगे, क्यों, dt इज व्हाट, dt इज सर dq इज व्हाट, dq इज हीट ट्रांसफर इन dt इंटरवल, dq इज हीट ट्रांसफर इन dt इंटरवल, देन ms डेल्टा टी लिखेंगे तो डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस इन dt टाइम। तो dt टाइम में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ, इसके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस dt हुआ ना, तो यहाँ पे लिखना। वैसे बच्चे तो ये याद ही रखते हैं, डी क्यू और क्या होता है, एम एस डी टी। इसको इधर भेज दो और इंटीग्रेट कर दो तो क्या आएगा, 4 डी टी इक्वल्स टू एम एस, एम 2 है, 2 है, पहले एम एस रहने दो, बनेगा डी टी अपान 110 माइनस टी। नाउ इंटीग्रेट करेंगे, मास तो दिया गया, स्पेसिफिक कैपेसिटी कितनी होती है, केजी में ना, तो 1 किलो कैलोरी पर केजी, 1 किलो, तो 1 किलो का मतलब 10⁻³ किलो कैलोरी है, 4.2 इतना जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, तो किलो का 10⁻³ 4.2 चेंज करने के लिए कैलोरी को, तो एस मिल गया, पता है, उठा के प्लेस करना आंसर देगा। अब टाइम जीरो पे टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है ना,
टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और टाइम टी पे टेम्परेचर कितना टी बताना है। तो यहाँ से क्या आएगा 40 इज इक्वल टू, ये बनेगा ms ln 110 माइनस टी बनेगा, अब माइनस साइन कोफिशिएंट, माइनस साइन यहाँ बाहर आएगा, लिमिट चलेगा 10 से कैपिटल टी, तो जाएगा माइनस ms ln 110 माइनस टी अपान 100 आएगा। अब क्या करोगे, लॉग को हटा दो, पूरा टर्म एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट होके आंसर दे देगा। तो इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 110 माइनस टी बराबर 100 e टू द पावर माइनस 40 अपन ms। तो टी की वैल्यू क्या आ गई, इट इज 110, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो प्लस 100 e टू द पावर माइनस 40 अपन ms, एंड दिस इज आंसर। तो हमने पहले क्वेश्चन का आंसर निकाला, टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। लेकिन ये टेम्परेचर का फंक्शन तभी तक चलेगा जब तक कि इस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। तो कि पूछे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में कितना समय लगेगा, तो इस टी के जगह पे 100 प्लेस कर देना, 100 प्लेस कर देना। बीच में माइनस साइन, क्या बीच में माइनस साइन है। हाँ, यहाँ माइनस आना चाहिए ना, वही तो कह रहा हूँ, गलती कुछ हो रही है। तो टी के जगह पे 100 प्लेस कर देना 100 तक जाने में, तो टाइम सॉल्व होके आ जाएगा, या यहीं पे आ जाएगा टाइम। देखो टी के जगह पे 100 प्लेस कर दो, 100 प्लेस कर दो, टी की वैल्यू आ जाएगी। और ये माइनस है ना, तो लॉग 1 से कम आएगा तो भी माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टाइम पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने टेम्परेचर जो फंक्शन ऑफ टाइम निकाला। और एक बार वो टाइम आ गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसके बाद वेपराइजेशन होना है। तो पूछ रहा वेपराइजेशन होने में कितना समय लगेगा, तो वेपराइज होने का टाइम अलग लगेगा ना, उसके लिए क्या करेंगे। हाँ सर जब वो 110 डिग्री सेल्सियस से जब उसको वो हीट करेगा तब उसका खुद का भी तो टेम्परेचर कम होगा। किसका, 110 डिग्री सेल्सियस के रिजर्वायर का। रिजर्वायर है ना, उसका क्यों कम होगा। रिजर्वायर का मतलब ही होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखे अपना, ठीक है। देखो तो अब एक बार जब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टच कर जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टच कर जाएगा, तो जब तक ये वाटर पूरी तरीके से वेपराइज नहीं होगा तब तक ना तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका तो कोई बढ़ना नहीं है क्योंकि ये रिजर्वायर है। तो अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो फिर किस रेट से हीट ट्रांसफर करेगा, तो रेट कांस्टेंट हो जाएगा कितना, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी या डी क्यू बाई डी टी, क्यू बाई डी टी इज। ये तब का है जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टच कर देगा, उस समय पे जो हीट ट्रांसफर होगा। दिस इज के, कंडक्टिविटी 4 है, के ए टेम्परेचर डिफरेंस 110 माइनस 100 इट इज 10, के ए टेम्परेचर डिफरेंस अपान एरिया, एरिया इज 2 इट इज 40, और ये कांस्टेंट रेट से हो रहा है। तो मान लो टी टाइम लगा, तो टी टाइम में कितना हीट ट्रांसफर करेगा, 40 इंटू टी करेगा। अगर रेट कांस्टेंट है, अगर हीट ट्रांसफर का रेट कांस्टेंट है, मान लो टी टाइम लगा इसको वेपराइज होने में, तो ये कितना रॉड हीट ट्रांसफर कर देगा, 40 इंटू टी कर देगा। और ये बराबर किसके होगा, ml, ml लगाएंगे ना, वेपराइजेशन के टाइम पे ml लिखते हैं। तो कितना हीट मिला 40, और इतना हीट लेके ml के बराबर आ गया वैल्यू। तो मास कितना 2 kg, और इसका L कितना होता है 540 किलो कैलोरी पर केजी, 540 किलो कैलोरी पर केजी। बस सॉल्व कर दोगे, इससे टी की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट इज आंसर। इतना सेकेंड लग जाएगा इसको वेपराइजेशन होने में। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब भी तुमसे पूछेगा तो तुम बताना, ठीक है।
तो कल की क्लास हम लोग सीखेंगे कि वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया से हीट ट्रांसफर करने का, हीट ट्रांसफर कितना होता है और उसका रेट वगैरह। ठीक है, या हो सकता है